साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। अनिकेत सर, जो आईसीआईसी के अंदर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है, लगभग 12-13 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जब भी अपन प्रोडक्ट में निवेश करते हैं तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट से एक बार बात कर ली जाए तो और अच्छे से अपन को पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, कैसा प्रोडक्ट है, क्या होने वाला है, क्या संभावना है, फ्यूचर क्या देखते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट अभी ही क्यों लॉन्च किया है, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, प्रोडक्ट में क्या रिस्क एंड रिवार्ड रहने की संभावना है। तो मैं वेलकम करता हूं अनिकेत सर का। अनिकेत सर, आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इंडस्ट्री में 2006 से हूं। लगभग 1969 से लेके टिल डेट इंडस्ट्री देखें तो इंडियन इकोनॉमी ने फिनोमिनल ग्रो किया है और लास्ट 10 साल में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो किया है। आने वाले समय में और अच्छी संभावना लगती है। वर्ल्ड के अंदर इंडिया एज ए स्टॉक सबसे चार्मिंग स्टॉक लगता है। सभी फॉरेन एफआईआई को या फॉरेनर्स को आज इंडिया में निवेश करने में काफी दिलचस्पी है। आप एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट इंडियन इकोनॉमी को कैसे देख रहे हो? इंडियन इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं सर, बहुत टाइम से हम सुनने को मिल रहा है कि ओसीसी डेजर्ट इंडिया को लोगों ने नया नाम दिया ओसीसी डेजर्ट का। इट मींस सर लोगों को यही सबसे ज्यादा नो अदर कंट्री इन द ग्लोब जो ग्रोथ रेट दिखा पा रही है वो इंडिया दिखा पा रहा है। पोटेंशियल पूरे ग्लोब में 200 नहीं दिखाई देता है, वो आज भारत में क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक हमारा सेल्फ कंजम्पशन का, एक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, एक हमारे इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस का। सो हमारे पास तीन पिलर्स हैं जो हमें ग्रोथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और ये तीनों पिलर्स में हम चल के देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जो इंडिया की जो स्टोरी है, मल्टी डेकेड स्टोरी है। इट इज जस्ट स्टार्ट हुई है अभी। और वही कारण हमारा मानना है कि इंडिया की रफ्तार और तेजी से बढ़नी चाहिए। जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। हम अगर इसको रियल टर्म्स में ग्रोथ अगर देखें तो 12% की ग्रोथ आ रही है। जैसे 8.2 का आंकड़ा आया है। फॉरकास्टिंग भी जो आ रही है वो भी 7% के आसपास की आ रही है। अगेन पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी जीडीपी इस रफ्तार से ग्रो करे। और रही मार्केट्स की बात, एफआईआई का रुझान शुरू से इंडिया में बहुत अच्छा रहा है। बीच में पिछले साल कुछ कम रहा, लेकिन गोइंग अहेड अभी 1 तारीख से जुलाई की फर्स्ट से दिख रहा है कि एफआईआई का ग्रो भी अच्छा रहा है। और अगेन वो रुझान है तो आगे चल के हमारा मानना है कि मार्केट विल प्रॉस्पर और वो बहुत अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ेगा। ग्रेट। अनिकेत, मार्केट पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, फ्यूचर में अच्छा रहने की संभावना है। डेजर्ट इन ओशियंस इंडिया के लिए कहा जाता है। काफी सारे मैंने फंड मैनेजर के प्रेजेंटेशंस में भी ये वर्ड सुना है और प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है कि लास्ट 15 साल से मैं खुद आई विटनेस हूँ। तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो रही है। जो भी इन्वेस्टर पेशेंसफुली लंबे समय तक निवेश करता है, जब भी मार्केट डाउन जाता है एडिशनल परचेज करता है और मार्केट सिनारियो के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चेंज करता रहता है, तो अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। अनिकेत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी एनएफओ स्टार्ट किया है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक है। तो आज की डेट में मार्केट 80,000 जो एकदम पीक पे लगता है क्लेमेंट के माइंड में, और आपने एक एनएफओ लॉन्च किया है, तो आपको एनर्जी अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? और आपको, जब मैंने पर्टिकुलरली ऐसा देखा कि आईसीआईसी जब भी कोई फंड लॉन्च करती है तो राइट टाइम पे फंड लॉन्च करती है, ऐसा एस नरेंद्र कहते हैं। और प्रैक्टिकली पीछे वाले काफी सारे फंड्स में दिखाई देता है, काफी सारे अच्छे हैंडसम रिटर्न्स है। तो आज की डेट में आपको ऐसे क्या बेसिक रीजन है जिसके कारण आप आज की डेट में एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड लेके आए हो? इसका आंसर तो मैं देता हूं सर। सबसे पहले मैं इसलिए बोलना चाहूंगा यहाँ जो व्यू है एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यूज करूंगा जो कि मेरा व्यक्तिगत व्यू है। ग्रेट। और म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। It is always mutual fund investment are subject to market risk. Before investing, kindly read the offer document. Yes, great. एनर्जी फंड में अभी क्या लग रहा है सर, आपने जैसे बोला कि मार्केट के अभी बहुत ऊंचाइयों पे है। सो इस समय अगर ब्रेकडाउन पे अगर देखो, सो निफ्टी का जो भी चल रहा है सर, वो करीबन 23 के आसपास का चल रहा है।
ठीक है। और वहीं मैं कंपैरिजन करूं जो इस फंड का बेंचमार्क है, निफ्टी एनर्जी फंड, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के आसपास चल रहा है। ज्यादा महंगी है, कुछ पॉकेट फेयरली वैल्यूड है, कुछ पॉकेट्स स्लाइटली अबव फेयर वैल्यूड है, मैं कहूंगा। सो वहां पे हमें एनर्जी का पीक अब नजर आता है और एनर्जी के क्षेत्र में हमें डिमांड नजर आती है। गवर्नमेंट का फोकस क्षेत्र में आने वाले 10 साल के लिए बहुत ही क्लियर है और ट्रस्ट मी, एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ ग्रोथ स्टोरी ऑफ एनी इमर्जिंग इकोनॉमी। सो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इसमें हमें एनर्जी की डिमांड 3 क्षेत्रों से सबसे ज्यादा आ रही है। एक है प्राइवेट कंजप्शन, राइट, ट्रू। इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। आप अप्लायंसेस लगाते हैं घर में, इस चीज का कंजप्शन बढ़ रहा है, कारों की पेनिट्रेशन बढ़ रही है। तो सेल्फ कंजप्शन में हमें ऊर्जा की डिमांड ज्यादा नजर आती है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होने के कारण कमर्शियल क्षेत्रों से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा की डिमांड है। तो मैन्युफैक्चरिंग के सबसे पहले आपको क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? पावर की। पावर के बाद अदर रिसोर्सेज के बाद अगेन फिर से एनर्जी का कंजप्शन आता है, वहां पे आपकी लाइट्स लगती है एंड एवरीथिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग से बहुत अच्छा अगेन एक पिलर है जो ग्रोथ दिखा रहा है, पर्सनल कंजप्शन तो दिखाएगा है। और थर्ड है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ चाहती है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो हमने देखा है वहाँ ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये तीनों पिलर्स से इंडिया पे दबाव है कि ऊर्जा में हम काम करें और ऊर्जा में हमारी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने हमारे फंड के सर प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड भी दिखाई है जिसमें हमने हमारी इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी से कंपेयर किया है। ग्रेट। 10 तक जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक न्यू कमर था, जब प्लांट को लगाना था, जब उनका फोकस सन 2000 में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पूरी तरह से आया था। तो तब से लेकर 2010 तक वहां पे ऊर्जा के क्षेत्र में 12% की रफ्तार से मांग आई थी, एनर्जी में ग्रोथ आई थी। अगेन हम इंडिया, हमारा मानना है कि आज सन 2024 में वहां खड़ा है जहां चाइना 2000 में था। उन्होंने जब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस चालू किया था, हमने आज से 1 साल पहले चालू किया है। ग्रेट, ट्रू। हमारा मानना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसी डिमांड बढ़ती रहेगी। हमें अगर अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, हमें अगर विश्व गुरु बनना है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, और आगे चल के हमें अगर डेवलप नेशन में शामिल होना है तो एनर्जी पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये देखते हुए एनर्जी एक प्रोडक्ट थीम है जिसे हमने लॉन्च किया है और मैंने जैसे बताया कि निफ्टी से कम चल रहा है, वैसे ही और मैं एनालिसिस देता हूँ जहाँ पे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, 50 सबसे कंपनीज की निफ्टी 50, उसमें एनर्जी क्षेत्र की कंपनियां जो है उनकी भागीदारी है 8% की। एब्सोल्युटली ट्रू, ये आपकी पीपीटी में भी अवेलेबल है। राइट, और वो ये मैं एक्स रिलायंस डेटा दे रहा हूँ। और अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट्स में भागीदारी जो है वो निफ्टी 50 कंपनीज पे 19% की है। राइट, हमने किसी चीज को 8% की भागीदारी दी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लेकिन वही निफ्टी 50 कंपनीज के जो प्रॉफिट आते हैं उसमें 19% का भागीदार है। तो हमारा ये मानना है कि गैप है 8 से 19 का, ये ज्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। ट्रू। तो जहां पे बाजार सर है कि 8% से 19% की दिशा हमारी तय होनी चाहिए। और आगे चल के सन 2005 में सर एनर्जी स्टॉक्स का जो वेटेज था वो इंडेक्स में कहीं हद था 20% प्लस में था, 5 से 5% का बचा है। सो आगे चल अगेन एनर्जी अपने आप को एडजस्ट करेगा और ये पॉकेट हमें बहुत ज्यादा ओवरहीटेड नहीं लगती। देखिए इस समय बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है, लेकिन हमें एक पॉकेट ऐसी देखनी है जहां जो थोड़ी सी फेयरली वैल्यू कैटेगरी। ग्रेट, ठीक बात है।
अनिकेश, हाँ, यस यस प्लीज कंटिन्यू. ठीक बात है. तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अनिकेत सर कि अपन कौन कौन सा एनर्जी कवर करेंगे इस एनएफओ के अंदर. ऑल्दो पहले किसी जमाने में 2008 में एक नारा चला था कि पावर ऑन इंडिया ऑन, वो भी प्रैक्टिकली दिखाई देता है कि हाँ पावर की बहुत ज्यादा डिमांड है. तो सोलर हो गया, यू कैन से कि नेचुरल एनर्जी हो गई, यू कैन से कि एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द वाटर एनर्जी, फ्रॉम द पवन ऊर्जा. तो अपन इसमें क्या क्या कवर करेंगे, किस किस कैटेगरी के स्टॉक्स को अपन टारगेट करने वाले हैं इन कमिंग टाइम में. वेन एवर योर एनएफओ इज क्लोज्ड, व्हेन यू कलेक्ट द हैंडसम अमाउंट फ्रॉम द मार्केट, देन वेयर मे बी यू पुट योर मनी. सर अगर मैं इससे देखें तो अपने मैनेजर सब करना बड़ी थीम है, 15 साल चलने वाली थीम है. जब भी ऊर्जा के क्षेत्र में काम होता है ये महात्मा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है, सोलर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहा है. सो इट्स अ मल्टी थीम और बहुत ब्रॉडर थीम है. इसको मैं अगर सेक्टर टर्म्स में या अपनी भाषा में कहूँ तो इसमें 4 से 5 मुझे लगता है सेगमेंट ऑफ मार्केट बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं. पहला है पावर एंड यूटिलिटीज, दूसरा है ऑयल एंड गैस. ऑयल एंड गैस इसमें पूरी तरह से कवर होता है. कुछ माइनिंग का हिस्सा जैसे कि कोल वाला हिस्सा है माइनिंग का, वो कवर हो जाता है. उसके बाद अगर हम देखें तो हैवी इक्विपमेंट्स में कुछ चीजें इसमें कवर होती है जो रिएक्टर्स या फिर इसमें हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं. तो हैवी इक्विपमेंट्स होता है. कुछ पेट्रोकेमिकल का हिस्सा इसमें आ जाता है. सो इसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है. हम लोगों ने भी ऑलरेडी क्वालिटी स्टॉक्स को इसमें से देखा है और उसमें से करीबन 30 से 35 स्टॉक के साथ फिलहाल आगे बढ़ने के प्लानिंग में है. ग्रेट अनिकेत, आप 180 स्टॉक का यूनिवर्स आप चेक कर रहे हो जिसमें आप 4-5 सेक्टर से अलग अलग सेक्टर्स पिक करने वाले हो. और ऑल्दो ये एक थीमेटिक थीम बेस्ड फंड है जो पर्टिकुलर एनर्जी अपॉर्चुनिटी के ब्याह पे है. और जब भी अपन थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ही अधिक रहता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी ज्यादा देती है, उतार चढ़ाव ज्यादा देता है क्योंकि एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंसी है. तो आप इसको रिस्क और रिवार्ड के रूप में कैसे देखते हो? क्या इन्वेस्टर को अल्फा रिटर्न जनरेट होने की संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ पे थीमेटिक के रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी बट ऑब्वियस है उनको ज्यादा मिलना चाहिए. जी सर, पहले तो मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहूंगा जो इसके फंड मैनेजर है सर रही थी वो बहुत वैल्यू कॉन्शियस फंड मैनेजर है. एब्सोल्युटली ट्रू. और हम कहीं पे भी ओवर वैल्यूएशंस में फंसना नहीं चाहते हैं जहां पे हम इन्वेस्टर्स के पैसे का रिस्क बढ़ाते हैं. तो हम हमारे तरीके में बेस्ट कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वहां पे अच्छे स्टॉक्स लेके आए जहां पे हम रिस्क और रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से लेके आगे बढ़े. एंड हमारा मानना ये है जैसा कि मैंने पहले बोला, मैंने जो पीई की चर्चा करी और जो प्रॉफिट्स की चर्चा करी है ऊर्जा के क्षेत्र से जो स्टॉक्स है, ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आता. ऑल्दो बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और हमने ऑलमोस्ट हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंटली ये काम कर पाएंगे. यहाँ से हम अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे. ऑल्दो मार्केट जो हिसाब से रिटर्न देता है, एक निफ्टी जिस हिसाब से चलता है, ऊर्जा के क्षेत्र में उसी स्पीड से रिटर्न बनना चाहिए.
और एक एक चीज और हमें आती है, एनर्जी में अल्फा बनने के चांसेस है, हम दे पाए या ना दे पाए वो एक अलग बात होती है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ग्रोथ के हायर ग्रोथ सेगमेंट्स सो अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो जरूर अपॉर्चुनिटीज है जहां से अल्फा जनरेट किया जा सकता है। ग्रेट ग्रेट। अनिकेत, मैं ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एनर्जी के अंदर अल्फा आने की बहुत अच्छी संभावना है। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज़ रन नहीं होने वाली है। आज जितने भी डेवलप नेशन है वर्ल्ड के अंदर, उनको भी एनर्जी की सख्त आवश्यकता है। दे आर ऑल्सो हैविंग अ फोकस ऑन डेट। तो इस फंड के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर एक्सपोजर लेता है, एज पर एज ए लेमैन हम कहते हैं कि किसी को भी अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा एक्सपोजर थीमेटिक फंड्स में नहीं लेना चाहिए। थीमेटिक में थोड़ा सा रिस्क एंड रिवार्ड दोनों ज़्यादा रहता है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस एनर्जी फंड के अंदर आपका जो एक तो लमसम मिनिमम 5000 से स्टार्ट है, एसआईपी कितना 1000 रुपीज है, 500 है, आप गाइड कीजिएगा। सेकंड वन, इसके अंदर क्या एसआईपी और लमसम दोनों एक साथ स्टार्ट किया जाए तो आने वाले समय में सुपर कॉम्बो बन के एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेट्स सपोज कोई बंदा लाख 1.5 लाख एक साथ निवेश कर दे और एक छोटी सी एसआईपी चालू कर दे 2-5 हजार रुपए की, तो लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना है क्या? आपको इस सेक्टर्स पे कॉन्फिडेंस है बीइंग ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट? सर हाँ, ये ओपन एंडेड फंड है, नॉर्मल ओपन एंडेड फंड है। एक बात ऐसी आती है कि पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना होना चाहिए। सर पोर्टफोलियो में एलोकेशन की बात पे मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए पहले कंसल्ट करें, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। एब्सोल्युटली ट्रू। एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट रिस्क एपेटाइट। और ऐसा कोई थंबनेल नहीं बना सर, हम इन्वेस्टमेंट को बिहेवियरल साइंस कहते हैं इसी के लिए। ग्रेट, एब्सोल्युटली ट्रू। है हाँ, बट ये है सर, अभी ऊर्जा में अगर एनर्जी के क्षेत्र पे कोई पैसा लगाता है तो ये एक बहुत बड़ी थीम है और आने वाले 10 साल 15 साल तक कोई चाहे तो निवेशित रह सकता है। सो आगे चल के ये बहुत अच्छा करने वाली है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अपने पोर्टफोलियो पे वेटेज तय करना चाहिए किसी को भी। और ये ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें एसआईपी अलाउड है। जैसा आपने कहा सर, ये बहुत अच्छा सुझाव है। लमसम के साथ आप एक छोटी एसआईपी 1000 रुपए की जो आपकी क्षमता बनती है उसके हिसाब से आप चालू कीजिए। तो इसमें क्या होता है, एक बार आपकी एंट्री 10 रुपीज में जब एनएवी मिल रही है की, तब आपकी बड़े अमाउंट से एंट्री हो जाती है और धीरे धीरे करके आपकी एवरेजिंग भी एसआईपी आपको करके देती है, जो कि लंबे समय में आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड करती है। और सर एक निवेशक का मुझे लगता है भारत में एक मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि भारत की इकोनॉमी अगर 12% से ग्रो कर रही है या 13% से ग्रो कर रही है तो हमारा शेयर बाजार में अगर उससे रिटर्न 12 से 13% का अगर आता है तो एक इन्वेस्टर को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और इट इज नॉट बैड रिटर्न, इट इज अ हेल्दी रिटर्न। सो आगे चलते हुए इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। अनिकेत, लास्ट में आपका थैंक्स नोट चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टर को ऐसा कोई स्पेशल आप फीडबैक देके जाओ जिससे कि उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, थोड़ा पैसा ज्यादा बने। और पैसा ज्यादा बनेगा तो इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा। एवरीबॉडी इज पुटिंग मनी और डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द क्रिएटिंग हैंडसम वेल्थ इन अ लॉन्गर रन। मेरा मानना ऐसा है कि सर का पैसा तभी बनता है जब वो लंबे समय तक निवेशित रहता है। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। पावर ऑफ ही शेयर मार्केट को चलाता है। ग्रेट। और जितना ज्यादा एक निवेशक जितने लाभ ज्यादा लंबे समय तक निवेशित रहेगा उतना अच्छा पैसा बनाएगा। और दूसरा ये है कि पैसा बनाने के लिए जब भी आप निवेश कर रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड बेस्ड निवेश पे ज्यादा ध्यान दें। ग्रेट। पैसा डबल करने के लिए शेयर मार्केट ना है, अपने गोल्ड के साथ चीजों को अलग करें और आप डेफिनेटली 10 गुना 15 गुना रिटर्न 20 गुना रिटर्न लंबे समय पे आप लेके जाएंगे। आप सिर्फ पैसा थोड़ी डबल के लिए ना आए। ग्रेट ग्रेट। 10 टाइम ये 15 टाइम वैसे वेल्थ बनाने की कोशिश कीजिए जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। क्षमता है कि वो आपके पैसे को ग्रो करे। और हम अगर कोई फंड लॉन्च कर रहे हैं एज अ फंड हाउस, सो हमेशा हमारा हम एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ लॉन्च करते हैं
कि ये इन्वेस्टर्स की मनी है, ये पब्लिक मनी है और हम रिस्क रिवॉर्ड को साथ में लेके चलते हैं। ग्रेट। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना सर, अगेन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, read offer documents carefully before investing. Thank you. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अनिकेश ने बहुत अच्छा बताया है। अनिकेश के जो 3-4 फीडबैक है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंडियन इन्वेस्टर यूजुअली पैसा डबल या 3 गुना होने पर बाहर निकल जाता है। इंडियन इन्वेस्टर को वेल्थ मल्टीफोल्ड करनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे फंड्स अवेलेबल है जिन्होंने 10 रुपए की एनएवी आज 3800 रुपए तक ग्रो हो चुकी है। तो आपका जो गोल है वो जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक आप निवेशित रहे और अच्छा पैसा बनने की संभावना है। इंडिया रियली ओशन इन डेजर्ट अभी है, यहाँ पे निवेश करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 1-to-1 कनेक्ट करें और आप निवेश करें और पैसा बनाएं, और जितना लंबा रुकोगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। मिनिमम 84 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, मैक्सिमम लाइफ लॉन्ग। किसी की 100 ईयर्स की लाइफ है तो 100 ईयर्स तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसफर करने के लिए भी वेल्थ बना सकता है। तो इसी आशा के साथ मैं अनिकेश को धन्यवाद देता हूं, अपनी कीमती समय में से समय निकाला अनिकेश ने। ऑल दो पूरा राजस्थान मैनेज करते हैं एज ए प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच अनिकेश, थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.